Hello, my name is Ashish Sharma, and today in this lecture we are going to discuss a photoelectric effect. Photoelectric effect. ओके, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले जो एक्सपेरिमेंट था ये स्टार्ट किया था हर्ट्ज ने 1887 के अंदर। तो यहाँ पे मैं एक्सपेरिमेंटल सेटअप जो है बना रहा हूँ पहले। तो इसके अंदर क्या होता है, दो मेटल प्लेट्स होती हैं। ये दो मेटल प्लेट्स हैं और इसके अंदर द मेटल प्लेट्स के ऊपर यूवी लाइट इंसिडेंट करवाई हर्ट्ज ने। यहाँ पे फ्लोरोसेंट मटेरियल की क्या थी, पॉलिश की गई थी। तो यहाँ पे क्या होता है, ब्राइटनेस जनरेट होती है, चमक उत्पन्न हो रही थी यहाँ पे। ठीक है। तो हर्ट्ज ने सिर्फ इतने देखा कि जब यहाँ पे अपन यूवी लाइट जो है इंसिडेंट करवाते हैं तो जो करंट है उसको फ्लो होने में इजीली करंट फ्लो होती है, मतलब आसानी होती है। लेकिन उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को ज़्यादा आगे जो है नहीं लेकर गए वो। यहाँ पे अपन एमीटर लगा लेते हैं और से माइक्रो एमीटर। दिस इज वोल्ट मीटर। एक वेरिएबल सोर्स है, मतलब अपन चाहें तो ये जो वोल्टेज है, अप्लाइड वोल्टेज, इसको कम ज़्यादा कर सकें। ये कोई भी वोल्टेज है और इस तरीके से लगाया जाता है, या तो यहाँ पे जो है रियोस्टेट यूज़ किया जाता है ताकि अपन वोल्टेज को कंट्रोल कर सकें, कम या ज़्यादा कर सकें। ये जो है यहाँ पे कम्यूटेटर है जो बेसिकली डायरेक्शन रिवर्स करने के काम आएगा। ठीक है। तो ये दो मेटल प्लेट से, सपोज दैट दिस इज अ प्लेट P1 एंड दिस इज द प्लेट P2। ठीक है। तो स्टार्ट किया था एक्सपेरिमेंट को 1887 के अंदर हर्ट्ज ने, और 1900 के अंदर लेनार्ड ने बताया कि भाई यहाँ से जो पार्टिकल्स निकल के इस पे जो टकरा रहे हैं वो कोई और नहीं बल्कि इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि उन्होंने E/m की वैल्यू कैलकुलेट की यहाँ से। तो उन्होंने कंफर्म किया कि भाई ये जो इमिट हो रहे हैं यहाँ से पार्टिकल इस प्लेट से और जो इस प्लेट तक आ रहे हैं वो कुछ और नहीं बल्कि क्या है, अपने इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है। बाकी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का एक्सप्लेन किया था अल्बर्ट आइंस्टाइन ने, और इसके लिए 1905 में उनको नोबेल प्राइज़ भी दिया गया। तो अपन पहले क्या करेंगे, एक्सपेरिमेंटल सेटअप हो गया। ठीक है। तो अपन पहले फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को डिफाइन करते हैं, फिर इसके एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स की बात करेंगे। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है, व्हेन a light of more than particular frequency, or we can write higher than particular frequency incident on photosensitive metal plate, then metal plate eject, or you can say emit, electrons, or it will be better if you call them photoelectrons. This effect is called photoelectric effect, and that particular frequency
and then particular frequency is called threshold frequency. थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। क्या कहा मैंने कि जब कोई भी लाइट या फिर लाइट क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ही है, तो लाइट या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जिसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा है, अगर किसी फोटो सेंसिटिव मेटल प्लेट पे गिरता है, अगर कोई पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा फ्रीक्वेंसी का लाइट मेटल प्लेट पे गिरता है तो ये क्या इजेक्ट करता है, इलेक्ट्रॉन्स को इजेक्ट करता है या इमिट करता है। क्लियर हो गया? ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन इमिट हो रहे हैं उनको अपन बोलेंगे फोटो इलेक्ट्रॉन्स, और जो फ्रीक्वेंसी है जिस पर या जिसके बाद ये इलेक्ट्रॉन्स इमिट होना स्टार्ट होते हैं उसको अपन बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, हिंदी में बोलते हैं देहली आवृत्ति। क्या बोलते हैं? देहली आवृत्ति और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। क्लियर है? अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ समझो आप। जैसे मान लो, अच्छा, ये जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है ये डिपेंड करता है मेटल प्लेट पे कि मेटल जो है वो कौन सी है। किस पे डिपेंड करता है? मेटल प्लेट पे, कि वो किस मेटल से बनी हुई है। सपोज दैट जो अपना जो मेटल प्लेट है, अगर इसके लिए जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है उसको मैं मान लूँ न्यू थ्रेशोल्ड मान लूँ, ठीक है। अच्छा, तो अगर फ्रीक्वेंसी जो इस पे लाइट गिर रही है इसकी फ्रीक्वेंसी इससे कम हुई, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम हुई, तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इमिट नहीं होंगे, इलेक्ट्रॉन्स इस मेटल प्लेट से इजेक्ट नहीं होंगे। लेकिन जैसे ही फ्रीक्वेंसी, इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी जो है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा या बराबर होती है तो इंस्टेंटली इलेक्ट्रॉन क्या होने लग जाते हैं, इमिट होने लग जाते हैं। इस प्लेट से इलेक्ट्रॉनों का क्या स्टार्ट हो जाता है, इमिशन स्टार्ट हो जाता है या फिर इजेक्शन स्टार्ट हो जाता है, इजेक्ट करने लग जाती हैं प्लेटें ये। क्लियर है? अगर फ्रीक्वेंसी क्या है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से लो है, उस केस के अंदर क्या नहीं होगा, कोई फोटो इलेक्ट्रॉन इमिट नहीं होगा। लेकिन जैसे फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बराबर आती है या उससे ज़्यादा होती है तो इलेक्ट्रॉन इमिट होने लग जाते हैं। ये इफेक्ट ही क्या है, अपना फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है। ठीक है भैया। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन इमिट जो हो रहे हैं यहाँ पहुँचे, जैसे मैं इसको इस पॉइंट पर कनेक्ट कर दूँ, इसको इस पॉइंट पर कनेक्ट कर देता हूँ, तो एक सर्किट कंप्लीट हो रहा है, इलेक्ट्रॉन यहाँ से आया यहाँ चला गया, तो कंप्लीट सर्किट हो रहा है। तो जो अपना करंट है यहाँ पे क्या शो करने लग जाएगा, एमीटर अपना करंट शो करने लग जाएगा। क्या शो करने लग जाएगा, करंट शो करने लग जाएगा। मतलब सर्किट के अंदर क्या फ्लो होने लग गया है, करंट फ्लो होने लग गया है। क्लियर है? तो बेसिक क्या थी, डेफिनेशन थी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की। अब अपन बात करते हैं किसके, जो बाकी जो इसके एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस थे उनकी, एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस की। तो पहला एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन क्या था कि जो इंसिडेंट लाइट है उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से, ओनली देन इलेक्ट्रॉन विल बी इमिटेड एंड करंट फ्लोज। उसी सिचुएशन में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जो है इमिट होंगे, एक प्लेट से दूसरी प्लेट पे पहुंचेंगे और करंट जो है फ्लो होगा। ठीक है। दूसरा क्या था, इफ न्यू इज लेस देन न्यू थ्रेशोल्ड, कि मतलब जो इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी है, इंसिडेंस जो लाइट है उसकी फ्रीक्वेंसी अगर थ्रेशोल्ड से कम है, देन देयर इज नो फोटो करंट, देयर इज नो, जो इसमें करंट फ्लो हो रहा है उसको फोटो करंट बोल देते हैं। देयर इज नो फोटो करंट, नो मैटर हाउ मच यू इंक्रीज इंटेंसिटी, कि अगर जो फ्रीक्वेंसी है, इंसिडेंट लाइट की जो फ्रीक्वेंसी है, अगर वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम है तो आप कितनी भी कोशिश कर लो इंटेंसिटी बढ़ाकर, इलेक्ट्रॉन इमिट नहीं होंगे और कोई करंट फ्लो नहीं होगा। इससे मतलब क्या साबित हो रहा है कि इंटेंसिटी बढ़ाने से आपके इलेक्ट्रॉन इमिट यहाँ पे नहीं होंगे,
कब तक? जब तक कि ये जो फ्रीक्वेंसी है इंसिडेंट लाइट की ये थ्रेशोल्ड से ज़्यादा नहीं हो जाती। ये एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन था, ठीक है। अच्छा, थर्ड क्या था कि इफ न्यू इंसिडेंट इज ग्रेटर देन इक्वल टू न्यू थ्रेशोल्ड, कि अगर इंसिडेंट लाइट की जो फ्रीक्वेंसी है वो थ्रेशोल्ड से ज़्यादा है, देन ऑन इंक्रीजिंग intensity current increases linearly। मतलब कि जो फ्रीक्वेंसी है वो सफिशिएंट है, मतलब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा है, तो उस केस के अंदर क्या होगा कि जो इंटेंसिटी आप बढ़ाओगे तो करंट भी बढ़ेगा, और कैसे बढ़ेगा? लीनियरली बढ़ेगा। इसका मतलब अगर मैं ये क्लियर कर देता हूँ यहाँ से, और यहाँ पे कुछ कर्व बनाते हैं अपन, वो भी क्या है? एक्सपेरिमेंटल डेटा से बनाए गए कर्व हैं। तो देखो, तो कर्व कैसा आ जाएगा? ये हो गया फोटो करंट I, ये हो गई अपनी इंटेंसिटी। तो जो करंट है वो इंटेंसिटी के साथ लीनियरली बढ़ने लग जाएगा। क्लियर है? अच्छा, इंटेंसिटी होती क्या है? इंटेंसिटी याद कर लो, इंटेंसिटी का मतलब है नंबर ऑफ फोटोन पर सेकेंड, नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकेंड। फोटोन, पर लाइट क्या है? लाइट क्या है? जस्ट फोटोन ही है। तो मतलब अगर आपने नंबर ऑफ फोटॉन्स जो पर सेकेंड आ रहे हैं उनकी संख्या बढ़ाई तो करंट बढ़ेगा। कैसे बढ़ेगा? लीनियरली बढ़ेगा, ठीक है। ये करंट है भाई, फोटो करंट। लेकिन कब जब इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी क्या है? ज़्यादा है थ्रेशोल्ड से। अगर कम हुआ तो चाहे इंटेंसिटी आप कितना ही बढ़ा लो, फोटो करंट नहीं आएगा, फोटो करंट जीरो रहेगा, नो फोटो करंट, है ना। सेकंड पॉइंट, ठीक है। उसके बाद इसके वोल्टेज के साथ अपन रिलेशंस को देखते हैं, ठीक है। तो देखो हो क्या रहा है। जब ये फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से, तो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट एक और क्या कहता है? देयर इज नो टाइम लैग between incidence of photon and ejection of electron if new incident is greater than equal to new threshold। कि अगर जो आपकी लाइट आई है उसकी फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा है तो उस केस के अंदर लाइट इंसिडेंट होने में और इससे इलेक्ट्रॉन निकलने में कोई भी टाइम लैग नहीं है। मतलब इंस्टेंटली इलेक्ट्रॉन निकलेगा। क्या निकलेगा? इलेक्ट्रॉन इंस्टेंटली। जैसे लाइट इसके ऊपर इंसिडेंट होगी तुरंत इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएगा, कोई टाइम लैग या कोई टाइम इंटरवल या कोई गैप नहीं आएगा टाइम का, ठीक है। अच्छा, तो ये क्या थे? अपने एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस थे। अपन वोल्टेज के साथ भी इनके एक्सपेरिमेंटल जो ऑब्जर्वेशन है और जो कर्व है वो बनाएंगे। लेकिन उससे पहले अपन बात कर लेते हैं क्लासिकल ड्रॉबैक्स की। किसकी बात कर लेते हैं? क्लासिकल ड्रॉबैक्स। कि भाई जो क्लासिकल थ्योरी थी वो इनको एक्सप्लेन क्यों नहीं कर पा रही थी। तो देखो, पहला पॉइंट, अब क्योंकि इस पे जगह नहीं है लिखने की तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ, ठीक है। थोड़ा देखो, पहला जो ड्रॉबैक था वो यही था कि क्लासिकल के अंदर क्या माना जाता है? काइनेटिक एनर्जी को प्रोपोर्शनल माना जाता है इंटेंसिटी के। किसके प्रोपोर्शनल माना जाता है? काइनेटिक एनर्जी को इंटेंसिटी के। लेकिन एक्सपेरिमेंट में ऐसा कुछ नहीं आया कि जो काइनेटिक एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन की जो इमिट हो रहे थे उनकी काइनेटिक एनर्जी इंटेंसिटी बढ़ाने से नहीं बढ़ रही थी। तो ये पहला क्या था? फेलियर था, गलत चीज़ आ रही थी। ठीक है। दूसरा पॉइंट, क्लासिकल थ्योरी के अकॉर्डिंग
क्या माना जा रहा था, जो लाइट थी उसको वेव माना जा रहा था, और वेव माना जा रहा था तो ये मानते थे कि जो वेव है वो अपनी एनर्जी सभी इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट कर देगी। क्या कर देगी? जो वेव फ्रंट है, वेव का जो वेव फ्रंट है वो अपनी एनर्जी सभी इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर देगा? डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। और मान लो अगर वो एनर्जी सफिशिएंट नहीं है उन इलेक्ट्रॉनों को इजेक्ट होने में, अगर जो पहली जो वेव फ्रंट आया उस वेव फ्रंट की एनर्जी इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए सफिशिएंट नहीं है, तो क्या होगा? दूसरा वेव फ्रंट आएगा, तीसरा आएगा, थोड़ी थोड़ी एनर्जी सब क्या करते रहेंगे? इलेक्ट्रॉन को देते रहेंगे, और जैसे इलेक्ट्रॉन के पास सफिशिएंट एनर्जी आ जाएगी वो बाहर आ जाएगा। ये बिल्कुल ऐसे है जैसे मान लो अगर आपको एक कार खरीदनी है, ठीक है, और आपको जो है पेमेंट जो है 1 लाख रुपए क्या करना है? डाउन पेमेंट करना है, लेकिन आपके पास कितने हैं? 10,000 है। तो आप कैसे कर सकते हो कि आप हर मंथ 10,000 सेव करते रहो, कब तक? जब तक कि 1 लाख नहीं हो जाते हैं। उसके बाद आप डाउन पेमेंट देके कार खरीद सकते हो, और फिर आगे क्या कर सकते हो? आप इंस्टॉलमेंट में पे कर सकते हो। तो आपको क्या करना पड़ेगा? पहले एक मिनिमम क्राइटेरिया वहां तक पहुंचना पड़ेगा। तो ऐसे ही क्लासिकल थ्योरी क्या कहती थी कि भाई वेव फ्रंट ने पहले जो एनर्जी दी इलेक्ट्रॉनों के पास अभी सफिशिएंट नहीं हुआ बाहर होने के लिए, तो अगले वेव फ्रंट से लेगा, तीसरे वेव फ्रंट से ले लेगा, फिर अगले चौथे से, ऐसे जब तक उसके पास एनर्जी सफिशिएंट नहीं हो जाएगी तब तक रुका रहेगा, और जैसी एनर्जी होगी वो बाहर आ जाएगा। लेकिन एक्सपेरिमेंट क्या कह रहा था कि भैया टाइम लैग नहीं था। क्या नहीं था? टाइम लैग तो था ही नहीं। तो क्लासिकल थ्योरी क्या कह रही थी? देयर मस्ट बी टाइम लैग। टाइम लैग, लेकिन टाइम लैग नहीं था। तीसरी चीज, क्योंकि इंटेंसिटी जो है उसको अपन काइनेटिक एनर्जी मान के चलते हैं, तो इसके अकॉर्डिंग क्या था कि अगर फ्रीक्वेंसी कम भी है, क्लासिकल थ्योरी क्या कह रही थी कि अगर न्यू इंसिडेंट कम भी हुआ न्यू थ्रेशोल्ड से, उस केस में भी इलेक्ट्रॉन इमिट हो जाना चाहिए था। क्यों? क्योंकि वेव फ्रंट जो है थोड़ी थोड़ी एनर्जी को देते रहते, इलेक्ट्रॉन उस एनर्जी को स्टोर करता रहता, और जैसे उसकी एनर्जी सफिशिएंट होती वो बाहर निकल जाता। मतलब क्लासिकल के अकॉर्डिंग इंटेंसिटी को बढ़ाकर फोटो करंट ऑब्टेन की जा सकती थी, जबकि एक्सपेरिमेंटली ऐसा हुआ ही नहीं। बहुत कोशिश की इंटेंसिटी बढ़ाने की, फ्रीक्वेंसी कम रख के, लेकिन भैया करंट नहीं मिला। तो ये थ्योरी जो थी कंप्लीटली फेल हो गई यहाँ पे। बहुत सारे ऐसे जो क्वेश्चंस हैं जो आ गए कि यार ये तो गलत हो गया। इसके बाद आइंस्टाइन ने जो है इस एक्सपेरिमेंट को आगे बढ़ाया, और उन्होंने फिर क्या दिए? सवालों के जवाब दिए और इसको अच्छे से समझाया। तो आइंस्टाइन ने क्या माना कि एनर्जी क्या है? क्वांटाइज्ड क्वांटिटी है, जैसे प्लांक ने बताया क्वांटाइज्ड क्वांटिटी है, और एनर्जी इज नथिंग बट जस्ट कलेक्शन ऑफ फोटॉन्स। तो लाइट का कौन सा नेचर माना आइंस्टाइन ने? पार्टिकल नेचर को माना, पार्टिकल बिहेवियर को जो है यूज़ किया एक्सप्लेन करने के लिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को। ठीक है, तो आइंस्टाइन ने क्या कहा? देखो एक्सपेरिमेंट उन्होंने इस वोल्टेज सोर्स लगा के किया, किस तरीके से किया, और जो दो कर्व आए, तीन चार कर्व आएंगे, सारे अपन बताते हैं धीरे धीरे। तो क्या हो रहा है? आइंस्टाइन ने कहा कि भैया ये जो यूवी लाइट है ये क्या है? कुछ और नहीं बल्कि फोटोन है, और फोटोन की जो एनर्जी है, हर एक फोटोन की एनर्जी कितनी होगी? एच इंटू न्यू। अभी इंसिडेंट फोटोन है तो मैं कह देता हूँ एच न्यू इंसिडेंट। क्या कह देता हूँ? एच न्यू, और यहाँ पे सबस्क्रिप्ट में लगा दिया इंसिडेंट। ठीक है, तो बोला भैया इसके पास इतनी एनर्जी है, इस फोटोन के पास, यहाँ जो फोटोन आया, और भैया बोले एक फिक्स लिमिट है इस मेटल के लिए, जिसको उन्होंने कहा वर्क फंक्शन। क्या कहा? वर्क फंक्शन। sometime it is denoted by w and sometime it is denoted by phi, it depends on the टेक्स्ट बुक। कुछ बुक्स के अंदर w से रिप्रेजेंट कर देते हैं, कुछ के अंदर phi से। तो वर्क फंक्शन क्या है? वर्क फंक्शन देखो कि वो मिनिमम रिक्वायर्ड एनर्जी टू इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन, मिनिमम रिक्वायर्ड एनर्जी ऑफ एनी मेटल टू इजेक्ट फोटो इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड वर्क फंक्शन। यानी क्या कहा? मिनिमम required energy of metal plate to eject photoelectron, वो ही क्या हो जाएगी भाई? आपकी वर्क फंक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो वर्क फंक्शन कितना होगा? अच्छा,
मिनिमम एनर्जी कैसे निकालें अपन, तो देखो कम से कम कितनी फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए, न्यू थ्रेशोल्ड के बराबर, न्यू थ्रेशोल्ड के बराबर। इससे ज़्यादा है तो भी हो रहा है, लेकिन कम से कम कितनी चाहिए, कम से कम देखो मिनिमम रिक्वायर्ड एनर्जी, तो कम से कम कितनी एनर्जी चाहिए वो कैलकुलेट करने के लिए अपन क्या करें, जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी है वो कैलकुलेट वो यूज़ कर लें, तो एच न्यू थ्रेशोल्ड। तो वर्क फंक्शन कितना हो गया, एच न्यू थ्रेशोल्ड, समझ गए। तो ये न्यू थ्रेशोल्ड क्या हो गई, डेली फ्रीक्वेंसी एंड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। हिंदी के अंदर इसको दहली फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, दहली आवृत्ति बोलते हैं, इंग्लिश के अंदर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी हो गई। समझ में आया नहीं आया, अरे भाई कम से कम इतनी फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए ना, देखो न्यू इंसिडेंट ग्रेटर देन इक्वल टू न्यू थ्रेशोल्ड, मतलब कम से कम इतनी फ्रीक्वेंसी तो होगी होगी, तो ये मिनिमम रिक्वायर्ड एनर्जी है, तो एच इंटू न्यू, डब्ल्यू हो गया वर्क फंक्शन, ठीक है। अब बोले क्या हो रहा है कि मान लो इसकी एनर्जी कितनी है इंसिडेंट की, एच न्यू इंसिडेंट, और इसके लिए मिनिमम कितनी चाहिए, एच न्यू थ्रेशोल्ड, ठीक है। अब अगर बोले ये इसके बराबर है तो इलेक्ट्रॉन सिर्फ इमिट होंगे, जस्ट इजेक्ट होंगे, और इनकी एनर्जी कितनी होगी, 0। लेकिन अगर ये ज़्यादा है, इससे ज़्यादा है, तो क्या होगा, जैसे मान लो इसकी वैल्यू है 10 जूल, सपोज, ये सिर्फ एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बता रहा हूँ, 10 जूल है ना, वैसे इनकी जो वैल्यूज़ होती है इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर होती है, ठीक है ना, समझाने के लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ। सपोज दैट इसके लिए 10 जूल, जो मिनिमम रिक्वायर्ड एनर्जी है वो 2 जूल, तो जो लाइट इंसिडेंट हुई उसके फोटोन की एनर्जी है 10 जूल, और जितनी चाहिए वो है 2 जूल, तो क्या होगा, 2 जूल तो इसको निकालने में खर्च हो गई, और जो बच गई 8 जूल वो इनकी काइनेटिक एनर्जी हो गई, जो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हुए हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी हो गई। तो यहाँ से अपन एक और डेफिनेशन दे सकते हैं कि वो सिचुएशन इंसिडेंट लाइट की उतनी एनर्जी जिसके बाद इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी 0, तो वही बात है, इसकी वो एनर्जी जब इजेक्टेड की 0, मतलब सारी की सारी यही यूज़ हो रही है, मतलब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इंटू एच आ जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है, अगर एनर्जी इसके बराबर है इंसिडेंट लाइट की, तब तो सारी की सारी किस में खर्च हो जाएगी, इसको बाहर निकालने में खर्च हो जाएगी, और जो बाहर इलेक्ट्रॉन आएगा उसकी काइनेटिक एनर्जी 0 होगी। लेकिन अगर इंसिडेंट लाइट की एनर्जी इससे ज़्यादा है, जैसे 10 जूल है और ये 2 जूल है, तो बाकी जो बच गई वो इसको काइनेटिक एनर्जी के तौर पे मिल जाएगी। अच्छा, और इनकी जो वैल्यू होती है प्रैक्टिकल वैल्यू इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होती है, जूल मैंने सिर्फ आपको एक्सप्लेन करने के लिए बता दिया था, ठीक है ना। और इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी क्या है, एनर्जी का एक यूनिट है। समझ में आ गया। तो यहाँ से इक्वेशन दे दी, अब मैं इनको मिटा लेता हूँ और कुछ और जो है कर्व अपन बनाते हैं। तो जो आइंस्टाइन ने जो अभी इक्वेशन दिया वो इक्वेशन क्या हो गया भाई, काइनेटिक एनर्जी, और इसको काइनेटिक एनर्जी में नहीं लिख के क्या लिखा जाता है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इक्वल टू एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन माइनस वर्क फंक्शन, यही हो जाएगा ना भाई, मतलब काइनेटिक एनर्जी, और इसको भी मैं क्या लिख रहा हूं, मैक्सिमम इक्वल्स टू एच न्यू इंसिडेंट माइनस एच न्यू थ्रेशोल्ड। तो ये एक इक्वेशन हो गई किसकी, आइंस्टाइन ने इक्वेशन दी, इसको आगे और किस तरीके से जो है रिप्रेजेंट कर सकते हैं वो भी अपन बात करेंगे, ठीक है। तो पहला सवाल ये आता है कि वाई आई एम टर्मिंग इट एज मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी एंड नॉट काइनेटिक एनर्जी। मैं इसको मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे क्यों लिख रहा हूँ, अगर मैक्सिमम लिख रहा हूँ तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स की कम भी होगी। अरे भैया एक वर्ड आया मैक्सिमम, इसका मतलब किसी न किसी की कम भी है, तो कम है तो किसकी है और क्यों है, यहाँ पे मैं इसको मैक्सिमम क्यों लिख रहा हूँ, आखिरकार क्यों टेक्स्ट बुक के अंदर इसको मैक्सिमम लिखा जाता है। तो एक क्वेश्चन है, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है, और मैं अभी आपको बता दूंगा, जैसे ये लेक्चर खत्म हो गया तो वो तब बता दूंगा अगर मुझे याद रहा कि बताना है,
और भूल जाता हूँ तो नेक्स्ट लेक्चर में बता दूंगा। तब तक अगर आपको आता है तो आप कमेंट में टाइप कर देना, ठीक है। अच्छा, तो देखो ये हो गया काइनेटिक एनर्जी की इक्वेशन। अब वोल्टेज के साथ अपन इस एक्सपेरिमेंट को देखते हैं एक बार, है ना। तो ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव है। तो ये पॉजिटिव देखो इस प्लेट से कनेक्ट, और ये नेगेटिव इस प्लेट से कनेक्ट किया मैंने। तो क्या हुआ, सपोज दैट शुरू के अंदर ये जो V है ये जीरो है। कितना है वोल्टेज, जीरो है, जीरो। क्लियर है, हाँ। तो यहां से इलेक्ट्रॉन इमिट हुए। सपोज दैट 10 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं यहां पे से इमिट होते हैं। अब क्या होगा, सबके पास एनर्जी है, क्या सारे के सारे यहां पहुंच जाएंगे? सारे के सारे नहीं पहुंच पाएंगे। तो कितने पहुंच जाएंगे और कितने नहीं पहुंचेंगे? तो देखो क्या होंगे, इनके बीच में कोलिजन्स होंगी, इनके बीच में कोलिजन्स होंगी तो वो अपनी एनर्जी लूज करेंगे। तो जो खुशकिस्मत होंगे, जो लकी होंगे इलेक्ट्रॉन्स, वो ही क्या होंगे, इस प्लेट तक पहुंच पाएंगे। इसका मतलब सारे के सारे इलेक्ट्रॉन नहीं पहुंच पा रहे हैं। सपोज दैट कितने पहुंच गए, सपोज मैं मान लेता हूं कि 5 इलेक्ट्रॉन थे जो खुशकिस्मत थे, जो यहाँ पे पहुंच गए। क्लियर है, ठीक है। अब मान लो मैंने इस बैटरी को पॉजिटिव बायसिंग दे रहा हूं मैं इसको, 5 वोल्ट कर दिया, मतलब अब ये +5 पे आ गया। तो क्या होगा, 5 इलेक्ट्रॉन तो बिना वोल्टेज के ही पहुंच रहे हैं भाई, ठीक है। अच्छा, अब क्या होगा हाँ ये ध्यान रखना, केस कौन सा है, जब फ्रीक्वेंसी जो है इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी वो ज्यादा है न्यू थ्रेशोल्ड की, क्योंकि अगर ये कम हुआ तब तो एक्सपेरिमेंट ही नहीं होगा, है ना। हाँ, तो अब मैंने इसको 5 वोल्ट कर दिया, तो इससे क्या फर्क पड़ा कि भाई इनमें से 10 में से 5 इलेक्ट्रॉन तक पहुंच रहे थे। 5 किस वजह से नहीं पहुंच पा रहे थे, कम एनर्जी की वजह से, क्योंकि टक्कर की वजह से, कोलिजन की वजह से उनकी एनर्जी कम हो रही थी। लेकिन अब क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन्स और ये पॉजिटिव प्लेट है, इसको आपने पॉजिटिव वोल्टेज दिया है, तो ये क्या करेगी, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगी। तो जो नहीं पहुंच पा रहे थे वो भी पहुंचने लगेंगे। अब जरूरी नहीं है सारे पहुंच जाएं 5 वोल्ट पे, तो हो सकता है, लेकिन पहले से ज्यादा पहुंचेंगे। क्यों, सपोर्ट कर रहा है ना भाई, ये सपोर्ट कर रहा है। 5 तो नॉर्मली अपने दम पे आ रहे हैं, तो एक दो इलेक्ट्रॉन को तो ये भी अपने दम पे खींचेगा। इसका मतलब जैसे मान लो इलेक्ट्रॉन 5 वोल्ट लगाने के बाद कितने इलेक्ट्रॉन आने लग गए, 7 आने लग गए। अब जैसे जैसे मैं वोल्टेज बढ़ाऊंगा, जैसे 10 वोल्ट कर देता हूँ, जैसे जैसे मैं वोल्टेज बढ़ाऊंगा ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती चली जाएगी। 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, फिर 9 हो जाएंगे, फिर एक टाइम आएगा जब 10 के 10 इलेक्ट्रॉन पहुंच जाएंगे। क्या हो जाएंगे, 10 के 10 इलेक्ट्रॉन पहुंच जाएंगे, पहुंच गए। अब अगर क्या उसके बाद आप वोल्टेज बढ़ाओगे तो कुछ हो सकता है क्या, नहीं होगा। क्यों, अरे जितने इलेक्ट्रॉन पहुंचने थे सारे पहुंच गए, अब एक्स्ट्रा कहाँ से लाए। इसका मतलब क्या होगा कि आपने जब यहाँ पे वोल्टेज बढ़ा रहे हो, आप वोल्टेज बढ़ा रहे हो, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स पहुंच रहे हैं उनकी संख्या बढ़ती जा रही है, उनकी संख्या बढ़ती जा रही है। इलेक्ट्रॉन जब ट्रांसमिट हो रहे हैं दो इलेक्ट्रोड के बीच, अगर उनकी संख्या बढ़ रही है, इसका मतलब क्या होगा, करंट बढ़ रहा है। इसका मतलब क्या होगा कि अगर आपने वोल्टेज बढ़ाया तो जो करंट है, फोटो करंट है, वो बढ़ेगा। लेकिन कब तक बढ़ेगा, एक पर्टिकुलर लेवल तक, जब तक कि जितने भी इलेक्ट्रॉन इमिटेड हैं वो सारे के सारे नहीं पहुंच जाते हैं, बट becomes saturated after a particular voltage। क्यों, अरे भाई आप इस वोल्टेज को कितना ही बढ़ाते जाओ, जब इजेक्ट ही 10 हो रहे हैं तो और ज़्यादा कहाँ से लाएंगे, और अगर इलेक्ट्रॉन अगर ज़्यादा नहीं बढ़ सकते तो उस केस के अंदर क्या होगा, करंट सैचुरेट हो जाएगा। ठीक है, अब मैं क्या करूं, इस वोल्टेज को रिवर्स कर दूं, मतलब ये वाला जो टर्मिनल है यहाँ कनेक्ट करूं और ये वाला यहाँ कनेक्ट करूं, तो क्या होगा, ये पॉजिटिव जाएगा और ये नेगेटिव हो जाएगा। तो वापस से स्टार्ट करते हैं कहाँ से, V = 0 वोल्ट से। तो 0 पे कितने पहुंच रहे थे, 5 इलेक्ट्रॉन पहुंच रहे थे। अब जैसे मैं इस वैल्यू को क्या करता हूँ, बढ़ाता हूँ, 5 वोल्ट करता हूँ, तो इस बार इस पे पॉजिटिव है ये देखो, और इस पे नेगेटिव है। तो क्या होगा, इस प्लेट पे पॉजिटिव है, इस पे नेगेटिव है। इसका मतलब नेगेटिव तो रिपेल करेगा इलेक्ट्रॉनों को, तो ये तो आने से रोकेगा, क्या करेगा, आने से रोकेगा। तो अब ये प्लेट तो भाई रिपेल करने लग गई। पहले तो अट्रैक्शन हो रहा था जब इस तरफ पॉजिटिव प्लेट पे पॉजिटिव वोल्टेज था, इस तरफ नेगेटिव था, लेकिन अब क्या हो गया, उल्टा होने लग गया। मतलब अब ये वोल्टेज क्या काम कर रहा है,
जो यहाँ इलेक्ट्रॉन पहुंच रहे हैं, जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पहुंच रहे हैं उनकी संख्या को कम करेगा। तो क्या होगा, यहाँ पे मानो 5 इलेक्ट्रॉन हुए थे, तब क्या हो जाएंगे 4 इलेक्ट्रॉन। आपने और वोल्टेज बढ़ा दी तो ये और पावरफुल हो गया, मतलब अब ये क्या करेगा, और इलेक्ट्रॉनों की संख्या को कम करेगा। तो मान लो अब सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन पहुंच रहे हैं, तो एक वोल्टेज की ऐसी वैल्यू आएगी जब जितने भी इलेक्ट्रॉन यहाँ से इजेक्ट हुए थे उनमें से एक भी इलेक्ट्रॉन यहाँ नहीं पहुंच पाएगा। आएगा नहीं आएगा? अरे भैया आप इसके नेगेटिव वोल्टेज को बढ़ाते जा रहे हो, तो इनकी विचारों की काइनेटिक एनर्जी है कुछ ना कुछ है ना। तो क्या होगा, एक वैल्यू ऐसी आएगी तब जाके यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन जो है नहीं पहुंच पाएगा, और उस वोल्टेज को अपन क्या बोल देंगे, स्टॉपिंग पोटेंशियल, वी नॉट। क्या बोल देंगे, स्टॉपिंग पोटेंशियल। हिंदी के अंदर बोलते हैं निरोधी विभव। ठीक है, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या हो गया, पोटेंशियल व्हेन all the electrons ejected by metal plates P1 don't reach to metal plate P2, or you can say that not even a single electron can reach to metal plate P2। मतलब जब एक भी इलेक्ट्रॉन यहाँ पे नहीं पहुंच पा रहा है, उस वोल्टेज को क्या कहेंगे अपन, स्टॉपिंग पोटेंशियल, निरोधी विभव कहेंगे। अच्छा, अब सवाल उठता है कि ये वोल्टेज कितना होगा, ये सवाल क्या है कि ये वोल्टेज कितना होगा। ठीक है, और ये किस तरीके से ये हो रहे हैं। तो देखो मैंने यहाँ पे आपसे सवाल पूछा था कि वाई वी आर राइटिंग हेयर मैक्सिमम। तो देखो इस सवाल का जवाब मैं ऑलरेडी इसको एक्सप्लेन करते टाइम दे चुका हूँ। क्यों, अरे भाई यहाँ से निकलते ही तो इसकी एनर्जी इतनी होगी, कितनी लेके आया, कितनी खर्च हो गई, इतनी होगी। ठीक है, लेकिन आपस में यहाँ से ही कोलिजन स्टार्ट होने लग जाएंगे, और ये एक वैक्यूम ट्यूब है, आप कंप्लीट वैक्यूम डिजाइन भी नहीं कर सकते, तो यहाँ पे और भी कुछ मॉलिक्यूल्स होंगे, तो कोलिजन की वजह से एनर्जी लूज करने लग जाएंगे। तो ये कौन सा केस है, जब आपने कोलिजन्स को कंसीडर ही नहीं किया, कोलिजन्स को क्या कर दिया आपने, इग्नोर कर दिया। क्या कर दिया, इग्नोर। तो ये एनर्जी वो है जब जस्ट यहाँ से निकले ही हैं, निकलने के बाद थोड़ा भी ट्रेवल करेंगे तो कोलिजन की वजह से एनर्जी को लॉस करेंगे, खर्च करेंगे। तो ये कौन सा केस है, जब आपने सारे कोलिजन को इग्नोर कर दिया है। तो देखो यहीं से निकलेगा अपना स्टॉपिंग पोटेंशियल। ये मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है, मतलब ये वो इलेक्ट्रॉन है, मैं सारे मिटा देता हूं, एक बना लेता हूं। ये वो इलेक्ट्रॉन है जो यहां से लेके यहां तक पहुंचने में किसी से नहीं टकराया, मतलब मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी रख रहा है। मतलब ये इलेक्ट्रॉन अपना क्या है, शक्तिमान है। रजनीकांत अगर आपको ज्यादा पसंद है तो आप वो भी कह सकते हो, शक्तिमान है इलेक्ट्रॉन, सबसे ज्यादा एनर्जी इसी के पास है। तो बताओ सबसे ज्यादा एनर्जी इसी के पास है, तो सबसे लास्ट में कौन रुकेगा पोटेंशियल से, जब आप इसको पॉजिटिव दोगे और इसको नेगेटिव दोगे तो सबसे लास्ट में कौन रुकेगा, शक्तिमान ही रुकेगा, क्योंकि बाकी इलेक्ट्रॉनों की एनर्जी तो कोलिजन की वजह से कम है, तो उनको तो जल्दी रोक देंगे। अरे भाई ये रिपेल कर रहा है, तो ये सपोज करो काइनेटिक एनर्जी जो है इलेक्ट्रॉन्स की, वो किसी की 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट थी, किसी की 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट थी, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट थी, और जो शक्तिमान अपना है इसकी कितनी है, 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये जो कम एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन है उनको रोकने के लिए इसको कम वोल्टेज ही चाहिए, लेकिन इसको करने के लिए मैक्सिमम चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ कि जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है ये वो पोटेंशियल है जब मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन भी रुक जाएगा, जब मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन भी रुक जाएगा। इसका मतलब अच्छा, स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू कैसे निकालेंगे अब अपन, तो आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, W जो होता है, W इक्वल्स होता है Q इंटू वी, 11th-12th क्लास में पढ़ लिया होगा। W वर्क या फिर एनर्जी, Q चार्ज हो गया और V पोटेंशियल हो गया। ठीक है, तो ये पोटेंशियल जो है इलेक्ट्रॉनों को रोक रहा है, तो इलेक्ट्रॉनों पे चार्ज कितना होता है, E। अच्छा, और स्टॉपिंग पोटेंशियल को मैं V नोट से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, तो E V नोट। तो किसको रोकेगा, ये वाला पोटेंशियल किसको रोकेगा, शक्तिमान को रोकेगा। बाकी जो इससे कम वाले वोल्टेज होंगे वो कम इलेक्ट्रॉन वालों को रोकेंगे। ये वोल्टेज किसके लिए है, जो फाइनल जिसके पास मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है उसको रोकने काम आएगा। तो ये जो एनर्जी है किसके बराबर हो जानी चाहिए,
मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के बराबर हो जानी चाहिए। बोलो समझ में आया नहीं आया? अरे भाई ये पोटेंशियल जो वी नॉट है, जो मैक्सिमम रिवर्स वोल्टेज है, रिवर्स वोल्टेज, यहाँ पे मैं पॉजिटिव लिख रहा हूँ क्योंकि मैंने टर्मिनल बदल दिए हैं। जब मैं ग्राफ बनाऊंगा तो इसको नेगेटिव लिखूंगा, है ना? हाँ, क्योंकि वहाँ पे अपन ग्राफ में थोड़ी टर्मिनल बदल सकते हैं, है ना? तो इस वोल्टेज के कंपेरिजन में ये नेगेटिव ही तो हो गया। अरे पहले ये पॉजिटिव था, अब ये नेगेटिव है, मतलब ये वोल्टेज इसके कंपेरिजन में नेगेटिव है। तो ये वो वोल्टेज है जब इसने मैक्सिमम एनर्जी वाले को भी रोक दिया है। तो ये कितनी एनर्जी बनाएगा? ई वी नॉट इक्वल्स टू मैक्सिमम ऑफ काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, ठीक है। तो अब अपन जो है इक्वेशन लिखते हैं, ये मैं मिटा लेता हूँ बीच में। ई वी नॉट इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी, वो भी मैक्सिमम वाली, इक्वल्स टू एच न्यू इंसिडेंट माइनस एच न्यू थेवेनिन। ये है भैया आपके आइंस्टाइन की कंप्लीट इक्वेशन। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ अब, ई वी नॉट इक्वल्स टू एच न्यू इंसिडेंट माइनस एच न्यू थ्रेशोल्ड। और देखो कुछ बुक्स के अंदर इंसिडेंट को सिर्फ न्यू लिख देते हैं और न्यू थ्रेशोल्ड को क्या लिख लेते हैं? न्यू नॉट लिख लेते हैं। मतलब इस फॉर्म में भी आपको मिल सकती है ये इक्वेशन ऐसे, एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट। यहाँ पे न्यू नॉट क्या है? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है ना? ये सिर्फ नोटेशन का फर्क है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। और ये क्या हो गई? इंसिडेंट फोटोन की फ्रीक्वेंसी हो गई, इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी, इंसिडेंट फोटोन फ्रीक्वेंसी। ये स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो देखो अगर आपको इस फॉर्म में मिल जाता है तो कंफ्यूज नहीं होना है। मैंने जो है सबस्क्रिप्ट इनके जो टर्म है उसके अकॉर्डिंग लगा ली थी। क्लियर है? तो यहाँ से ग्राफ बनेगा, देखो ये मैं मिटा लेता हूँ, ये सब इनकी कोई ज़रूरत नहीं है। ऊपर लो यहाँ लिख देता हूँ भाई, ई वी नॉट इक्वल्स टू एच न्यू इंसिडेंट माइनस एच न्यू थ्रेशोल्ड। या फिर इसको आप क्या लिख सकते हो? ई वी नॉट इक्वल टू एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट। नोटेशन का फर्क है सिर्फ, है ना? हाँ देखो अब तो स्टॉपिंग पोटेंशियल वी नॉट इक्वल्स टू एच बाई ई न्यू माइनस एच बाई ई न्यू नॉट। तो न्यू नॉट तो क्या है? हर मेटल के लिए फिक्स रहेगा। किसी भी मेटल की जो प्लेट है वो किस मेटल की है इस बात पर डिपेंड करेगा। तो ये तो एक कांस्टेंट है एच, प्लैंक कांस्टेंट। ई क्या है अपना? क्वांटा चार्ज का। न्यू और ये वी नॉट। इसका मतलब अगर मैं स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी के अंदर ग्राफ बनाऊं तो ये ग्राफ कैसा है? y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी टाइप है। अरे यही तो है। हाँ तो देखो जब न्यू ज़ीरो है तो इसकी वैल्यू नेगेटिव में है। इसका क्या मतलब है? अगर फ्रीक्वेंसी ज़ीरो हुई तो कोई इमिशन ही नहीं होगा, स्टॉपिंग पोटेंशियल नेगेटिव आ रहा है ना, कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अच्छा तो एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के बाद क्या हो रहा है? जो ये वैल्यू ये फिक्स है, फिक्स है ना? हाँ अच्छा तो ये y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी है, मतलब लीनियर ग्राफ आएगा। कैसा ग्राफ आएगा? एक लीनियर ग्राफ आएगा। तो कहीं ना कहीं ये यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। और ये वैल्यू क्या है? न्यू नॉट। कौन सी वैल्यू है? न्यू नॉट। तो देखो जब न्यू इक्वल्स टू न्यू नॉट होगा, जब न्यू इक्वल्स टू न्यू नॉट, तो वी नॉट कितना होगा? जीरो। वी नॉट कितना होगा? जीरो, क्योंकि न्यू इक्वल टू न्यू नॉट है। मतलब जो लाइट आया उसकी फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बराबर है, बराबर है। तो यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन इमिट होंगे उनकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? जीरो। अरे जितनी आई उतनी की उतनी निकालने में खर्च हो गई, तो काइनेटिक एनर्जी जीरो।
तो ये यहाँ पहुंचेंगे क्या? नहीं पहुंचेंगे। जब पहुंच ही नहीं रहे तो रोकने के लिए पोटेंशियल की जरूरत पड़ेगी क्या? नहीं पड़ेगी। रोकने के लिए पोटेंशियल की जरूरत तो कब पड़ रही है? जब इनके पास कुछ एनर्जी होगी। जब इनके पास कोई एनर्जी होगी। वी नॉट क्या है? स्टॉपिंग पोटेंशियल, जो उनको रोक दे। अरे पहले रुके पड़े हैं, काइनेटिक एनर्जी जीरो है। क्लियर? जैसे जैसे आप फ्रीक्वेंसी बढ़ाते जाओगे देखो आगे, तो वैसे वैसे स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ता जाएगा, क्योंकि जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे वैसे वैसे इनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाएगी। काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाएगी तो आपको पोटेंशियल बढ़ाना पड़ेगा रोकने के लिए। क्लियर है? ठीक है, तो ये आइंस्टाइन का कर्व हो गया। ठीक है, अब कुछ अपन और जो है ग्राफ की बात करते हैं। तो इस एक्सिस पे अपना फोटो करंट आई, और इस एक्सिस पे क्या है? वोल्टेज। क्या है? वोल्टेज, जो आप वोल्टेज अप्लाई कर रहे हो। तो ये जो नेगेटिव वोल्टेज है किसको बताएगा? जब ये वाली प्लेट क्या है? ये वाली प्लेट पॉजिटिव है और ये वाली नेगेटिव है। और ये पॉजिटिव वोल्टेज क्या बताएगा? जब ये वाली प्लेट पॉजिटिव है, मतलब जब सपोर्ट कर रहा है। ये प्लेट पॉजिटिव होती है तो इलेक्ट्रॉनों को खींचने में मदद करती है, लेकिन जब ये नेगेटिव होती है तो ये अपोज करती है, रोकती है। ठीक है, तो देखो ये कौन सा केस मान रहा हूँ मैं, ये मिटा लेता हूँ अपना। जब न्यू जो है वो न्यू नोट से ज़्यादा है, क्योंकि अगर कम हुआ तब तो इसकी औकात है क्या करंट आ जाए? नहीं आ सकता। और इंटेंसिटी कितनी है? इंटेंसिटी INT 1 मान लेता हूँ, कितनी भी वैल्यू इसकी, इसको डिनोट कर देता हूँ 1 से। तो क्या होगा जब वोल्टेज जीरो रखोगे? वोल्टेज जीरो है, ठीक है, लेकिन आपकी फ्रीक्वेंसी न्यू नोट से ज़्यादा है। जो फ्रीक्वेंसी हो न्यू नोट से ज़्यादा है, इसका मतलब ऐसे इलेक्ट्रॉन कुछ इमिट होंगे, उनके पास कुछ काइनेटिक एनर्जी भी होगी। तो काइनेटिक एनर्जी होगी तो यहाँ कुछ ना कुछ थोड़े बहुत पहुँचेंगे, थोड़ा बहुत करंट मिलेगा। मिलेगा ना? ठीक है, फिर जैसे जैसे आप ये वोल्टेज बढ़ाते जाओगे यहाँ प्लस वाली, तो देखो मैंने बताया था ना यहाँ पहले कितना था? जीरो। तो कितने इलेक्ट्रॉन पहुँच रहे थे? 5। फिर 5 इलेक्ट्रॉन किया तो 7 इलेक्ट्रॉन पहुँच गए। जैसे जैसे मैं वोल्टेज बढ़ा रहा था वैसे वैसे यहाँ पहुँचने वाले इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे थे, तो करंट बढ़ता चला जाएगा, बढ़ेगा। लेकिन वोल्टेज बढ़ा के आपने 10 वोल्ट कर दिया, और 10 वोल्ट पे मान लो 10 के 10 इलेक्ट्रॉन जितने यहाँ से इमिट हुए थे उतने कितने पहुँच गए। अब इंटेंसिटी कितनी है? फिक्स है। ये इंटेंसिटी फिक्स है, मतलब नंबर ऑफ फोटोन जो आए वो फिक्स आए। अब नंबर ऑफ फोटोन अगर फिक्स आ रहे हैं तो आइंस्टाइन की एक और बात ध्यान रखना, 1-to-1 इंटरेक्शन होती है। क्या होती है? 1-to-1 इंटरेक्शन। आइंस्टाइन थ्योरी में ये लाइन याद कर लो। ये क्या कहता है कि यहाँ से एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन के साथ इंटरेक्ट करेगा। ऐसा नहीं है कि 2 फोटोन मिलके एक इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दे दें, ऐसा नहीं हो सकता। या फिर एक फोटोन 2 इलेक्ट्रॉनों को एनर्जी दे दे, ऐसा नहीं होगा। एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन के साथ इंटरेक्शन करेगा। तो मान लो अगर यहाँ से 10 फोटोन आए और उनकी फ्रीक्वेंसी कितनी है? न्यू नोट से ज़्यादा है, इसका मतलब 10 इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होंगे। लेकिन क्योंकि वोल्टेज जीरो है तो कुछ एनर्जी उनकी लॉस होगी टक्कर की वजह से, और कितने पहुँचे? 5 ही पहुँचे। लेकिन जैसे मैंने वोल्टेज 5 वोल्ट किया, ये पॉजिटिव हो गई तो इलेक्ट्रॉनों को खींचेगी, तो जिनकी एनर्जी कम हुई है टक्कर की वजह से ये उनको भी खींच ली। ठीक है, फिर और बढ़ाया आपने तो इतना बढ़ गया कि जितने भी इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकले थे, कितने निकले थे? 10, क्योंकि फोटोन कितने आए थे? 10, कि 10 के 10 यहाँ पहुँच गए। तो क्या अब करंट बढ़ेगा? नहीं बढ़ेगा। अब आप वोल्टेज कितना ही बढ़ा लो, अरे भाई इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, इंटेंसिटी फिक्स है। इंटेंसिटी फिक्स है, इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, जितने भी पहुँचने थे वो पहुँच चुके हैं भाई। अब वोल्टेज कितना ही बढ़ा लो, करंट कैसे बढ़ेगा? क्यों नहीं बढ़ेगा? क्योंकि इलेक्ट्रॉन कैसे आएंगे? वो और जितने इजेक्ट हुए उतने पहुँच लिए भाई। ठीक है, तो करंट क्या हो जाएगा? सैचुरेट हो जाएगा। तो पहली इंटेंसिटी के लिए होगा इंटेंसिटी 1। अच्छा, अब मैं जो बैटरी है रिवर्स बायस में, मतलब यहाँ पे नेगेटिव और यहाँ पे ये पॉजिटिव रहेगा, तो क्या होगा? अब ये वाली प्लेट रिपेल करेगी तो अब इलेक्ट्रॉनों को खींचेगा नहीं, वापस धक्का लगाएगा। तो क्या होगा? करंट कम होता चला जाएगा, कम होगा और जीरो हो जाएगा। जीरो कब होता है बताओ? स्टॉपिंग पोटेंशियल पे। कितने पोटेंशियल पे? स्टॉपिंग पोटेंशियल पे। मतलब जब रिवर्स बायस में कितना, मतलब ये नेगेटिव प्लेट कितनी हो जाएगी? V नोट के बराबर हो जाएगा, ये स्टॉपिंग पोटेंशियल के बराबर। क्लियर है? ठीक है, तो ये ग्राफ आपको समझ में आ गया होगा। अब ये जो ग्राफ है ये इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी के साथ किस तरीके से बदलता है उसको देखो। अब मैंने क्या किया, ये डेटा ले लिया, अब मैंने क्या किया, एक और इंटेंसिटी ली। इस बार इस एक्सपेरिमेंट को मैं रिपीट कर रहा हूँ, इंटेंसिटी
2 के साथ, लेकिन जो इंटेंसिटी 2 है ये ज़्यादा है इंटेंसिटी 1 के कंपैरिजन में। तो क्या होगा बताओ, मतलब जैसे पहले 10 फोटोन आ रहे थे तो मैंने 20 फोटोन कर दिए, डबल कर दिए, तो क्या होगा इस ग्राफ में, क्या इफेक्ट आएगा? क्या ये यहां से स्टार्ट होगा, आगे से स्टार्ट होगा, या पीछे से स्टार्ट होगा? ठीक है, देखो इंटेंसिटी तो बढ़ा दी मैंने, लेकिन क्या फ्रीक्वेंसी बढ़ाई? फ्रीक्वेंसी तो मैंने उतनी ही रखी, मतलब मैंने फ्रीक्वेंसी क्या रखी है, चेंज नहीं की, फ्रीक्वेंसी को फिक्स रखा है, फ्रीक्वेंसी नहीं बदली। नहीं बदली तो क्या इनकी एनर्जी बढ़ेगी? काइनेटिक एनर्जी नहीं बढ़ेगी। इसका मतलब क्या मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी बढ़ सकती है? मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन की बढ़ेगी क्या? नहीं। अरे न्यू फिक्स है, न्यू नॉट फिक्स है, तो क्या नहीं बढ़ेगी? काइनेटिक एनर्जी नहीं बढ़ेगी। काइनेटिक एनर्जी नहीं बढ़ेगी तो स्टॉपिंग पोटेंशियल नहीं बढ़ेगा, क्योंकि यही तो क्या होता है, मतलब इंटेंसिटी बढ़ा देने से इसके जो इलेक्ट्रॉन इमिट हो रहे थे उनकी काइनेटिक एनर्जी नहीं बढ़ी है। काइनेटिक एनर्जी नहीं बढ़ी है तो अभी भी उनको रोकने के लिए उतना ही स्टॉपिंग पोटेंशियल चाहिए, मतलब ग्राफ इसी पॉइंट से स्टार्ट होगा। लेकिन जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ गई है, पहले 10 इलेक्ट्रॉन थे, आप कितने आ रहे हैं? 20, तो करंट की वैल्यू ज़रूर बढ़ने लग जाएगी। इस पॉइंट से स्टार्ट होगा और करंट की वैल्यू बढ़ने लग जाएगी, करंट की वैल्यू बढ़ेगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ गई। इंटेंसिटी बढ़ाने से संख्या बढ़ गई। तो ये क्या है, इंटेंसिटी का सेकंड पॉइंट है, और ये क्या है, इंटेंसिटी सेकंड फर्स्ट से ज़्यादा है। तो ये आपको ग्राफ समझ में आ गया होगा, बताना नहीं आए तो दोबारा बता देंगे। ठीक है, अब ये तो क्या हो गया, जब अपन ने फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं की, इन अलग अलग इंटेंसिटी पे कर्व बनाया, तो अगर अब मैं इंटेंसिटी और बढ़ाऊंगा तो क्या होगा, कुछ ऐसा, और बढ़ाऊंगा तो ऐसा। ठीक है, ठीक है, लेकिन अगर मैं फ्रीक्वेंसी को चेंज करके इंटेंसिटी को फिक्स रखूं, फ्रीक्वेंसी को चेंज करूं और इंटेंसिटी को फिक्स रखूं, तो क्या रिजल्ट आने चाहिए उसकी बात करते हैं। इस बार इंटेंसिटी फिक्स है, तो पहले मैं अगर फ्रीक्वेंसी न्यू वन पे बनाता हूँ, न्यू वन पे, तो ग्राफ सपोज दैट अभी बनाया था, ऐसा ग्राफ आ जाता है ये, न्यू वन फ्रीक्वेंसी पे। ठीक है, ये क्या है, वी नोट स्टॉपिंग पोटेंशियल, किस फ्रीक्वेंसी के लिए, न्यू वन के लिए, तो वी नोट वन कह देता हूं मैं इसको। ठीक है, अब मैं फ्रीक्वेंसी को बढ़ा देता हूं, न्यू टू को बढ़ा देता हूं न्यू वन से, लेकिन मैं इंटेंसिटी नहीं बढ़ाता। एक्सपेरिमेंट में क्या करता हूं मैं, पहले किसी भी एक फ्रीक्वेंसी न्यू वन पे जो थ्रेशोल्ड से ज़्यादा है, ऑफ कोर्स, एक्सपेरिमेंट किया, ये ग्राफ आ गया, ये करंट है। ठीक है, इस एक्सिस पे वोल्टेज है, अभी समझाया था कैसे आता है ग्राफ। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, दोबारा एक दूसरा जो है लाइट इंसिडेंट कराता हूँ जिसकी फ्रीक्वेंसी इसके केस में ज़्यादा है, लेकिन इंटेंसिटी सेम है। मतलब पहले मैंने एक लाइट इंसिडेंट कराई जिसकी फ्रीक्वेंसी न्यू वन थी और इंटेंसिटी आई एन टी है, आई एन टी से रिप्रेजेंट कर लेता हूँ मैं, आई से इसलिए नहीं कर रहा ताकि आप करंट से ना कन्फ्यूज हो जाओ। ठीक है, फिर मैंने दोबारा करवाई, उसकी फ्रीक्वेंसी थी न्यू टू, लेकिन इंटेंसिटी क्या थी, सेम, मतलब इतनी थी उतनी ही। तो देखो क्या इफेक्ट आएगा, इंटेंसिटी सेम है, मतलब जितने इलेक्ट्रॉन्स इमिट हो सकते थे मैक्सिमम, उनकी संख्या बराबर है। ठीक है, ठीक है, लेकिन फ्रीक्वेंसी बढ़ा देने से, फ्रीक्वेंसी बढ़ा देने से क्या हुआ, एच न्यू इंसिडेंट बढ़ गई, तो वी नोट बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा? अरे देखो यहाँ से न्यू बढ़ाया तो वी नोट बढ़ेगा, तो फ्रीक्वेंसी आपने बढ़ाई तो ये बढ़ गया। लेकिन फ्रीक्वेंसी को बढ़ा देने से क्या मैक्सिमम नंबर ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन बढ़े? नहीं, क्योंकि ये तो किससे बढ़ते हैं, इंटेंसिटी से, क्योंकि नंबर ऑफ फोटोन जो हैं वो नहीं बढ़े, इसका मतलब नंबर ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन नहीं बढ़ेंगे। क्यों? 1-to-1 इंटरेक्शन, जितने फोटोन आएंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होंगे। इसका मतलब ये जो सैचुरेटेड करंट है ये इतना ही रहेगा, और ये कुछ इस तरीके से ग्राफ आ जाएगा। तो जो सैचुरेटेड लेवल है करंट का वो सेम रहेगा। तो अगर आप इंटेंसिटी फिक्स रखते हो, फ्रीक्वेंसी बदलते हो, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल अलग अलग आएगा। लेकिन अगर फ्रीक्वेंसी फिक्स रखी और इंटेंसिटी बदला तो स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम रहेगा, सैचुरेशन लेवल अलग अलग रहेगा। क्लियर है?
तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में यह आ गया होगा। तो ये नीचे वाला ग्राफ न्यू1 के लिए है और ये न्यू2 के लिए है। तो सैचुरेशन जो लेवल है करंट का ये नहीं बदला। क्यों नहीं बदला? ये जो करंट का सैचुरेशन लेवल है ये कौन सा लेवल है? जब सारे के सारे इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुँच रहे हैं, क्योंकि इंटेंसिटी नहीं बदली है। तो न्यू1 वाले केस में भी जैसे अगर 10 इलेक्ट्रॉन थे टोटल मैक्सिमम, तो न्यू2 वाले केस में भी मैक्सिमम 10 ही रहेंगे। तो दोनों केस का जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉनों की संख्या है वो बराबर है। क्लियर है? अब इन पॉइंट्स पे ज़्यादा क्यों है करंट? क्यों है इन पॉइंट्स पे से थोड़े पॉइंट्स? क्यों? क्योंकि इनकी एनर्जी ज़्यादा है। एनर्जी ज़्यादा है तो जल्दी पहुँचेंगे तो करंट ज़्यादा आएगा। लेकिन मैक्सिमम करंट दोनों का बराबर रहेगा। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर है। तो आपके 3 ग्राफ हो गए। ये कब है? न्यू फिक्स, सॉरी इंटेंसिटी फिक्स, इंटेंसिटी फिक्स के लिए हो गया। ठीक है? अगर फ्रीक्वेंसी फिक्स रखते हो तो ग्राफ कैसे हो जाएंगे? स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम रहेगा, इंटेंसिटी अलग अलग है। तो इंटेंसिटी बढ़ती जा रही है, करंट बढ़ता जा रहा है, करंट। ठीक है? और आइंस्टाइन का जो ये ग्राफ था किसका? स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी का, ये ऐसा होता है। ये वैल्यू कितनी होती है? न्यू इक्वल टू न्यू नॉट। ठीक है? तो आपको ये इक्वेशन याद रखनी है, ये कुछ ग्राफ याद रखने हैं, एक्सपेरिमेंटल डेटा क्या था, क्लासिकल थ्योरी क्यों फेल हुई, सारी चीज़ें अपन ने डिस्कस कर ली हैं। ठीक है? अच्छा, अब यहाँ से मैं एक इम्पोर्टेंट चीज़ आपको बता रहा हूँ न्यूमेरिकल सोल्व करते टाइम। तो देखो छोटी क्लास में तो क्वेश्चन कैसे आता था, आपको फ्रीक्वेंसी दी गई है, इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी दे दी, थ्रेशोल्ड दे दी, ठीक है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी पूछ लिया, पोटेंशियल बैरियर जो है ये स्टॉपिंग पोटेंशियल है ये पूछ लिया। मतलब इस फॉर्मूले पे बेस्ड क्वेश्चन आता है कंप्लीटली। ठीक है? अच्छा, लेकिन यहाँ पे अपने पास क्या आ जाते हैं, कई बार ऐसा सवाल दे देता है जिसके अंदर जो इंसिडेंट लाइट है उसके अंदर 2 फ्रीक्वेंसी है। कितनी फ्रीक्वेंसी हैं? 2 फ्रीक्वेंसी है। तो आप कौन सी फ्रीक्वेंसी को मान के सवाल करोगे? तो ध्यान रखना, अगर कभी भी किसी भी एक्सपेरिमेंट के अंदर आप जो सिग्नल ले रहे हो, वेव ले रहे हो, लाइट ले रहे हो, और उसके अंदर क्या है 2 फ्रीक्वेंसी दे दी आपको क्वेश्चन में कंफ्यूज करने के लिए, तो आपको जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है, जो बड़ी वाली फ्रीक्वेंसी है मैक्सिमम वाली, उसका यूज़ करना है यहाँ रखने के लिए। हमेशा हाई फ्रीक्वेंसी को यहाँ पे यूज़ करना है। पहली चीज़ तो ये होगी। दूसरी चीज़, कई बार आपको यहाँ पे क्या दे दिया जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड दे दिया जाता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड है इतना, E इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा 1t कोस ओमेगा 2t। ठीक है? या फिर इसी टाइप में और कैसे आ सकते हैं, साइन ओमेगा 1t साइन ओमेगा 2t, दोनों कोस हो सकते हैं। ठीक है? अच्छा, तो इसमें देखो 2 फ्रीक्वेंसी है, क्योंकि ओमेगा का तो आपको पता ही है 2 पाई न्यू। तो यहाँ पे आपके पास 2 फ्रीक्वेंसी हैं, तो इन दोनों में से कौन सी फ्रीक्वेंसी आप यूज़ करोगे? जैसे ओमेगा 1 है तो न्यू 1 है, ओमेगा 2 कितना हो जाएगा 2 पाई न्यू 2। तो सवाल आता है इन दोनों में से आप कौन सी फ्रीक्वेंसी यूज़ करोगे? अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि मैंने तो क्या कहा है कि हाई फ्रीक्वेंसी यूज़ करेंगे। नहीं 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 नहीं, यहाँ से आपने अभी कंपोनेंट नहीं बनाए हैं। क्या नहीं बनाए हैं? कंपोनेंट नहीं बनाए हैं। ये जो वेव है यहाँ पे देखो दोनों जो हैं कंबाइंडली हैं, तो पहले आपको यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री लगा के क्या करना पड़ता है, जैसे आपने साइन ए कोस बी के फॉर्मूले पढ़े होंगे, साइन ए कोस बी, साइन ए साइन बी, ठीक है, कोस ए साइन बी, इनके फॉर्मूले आपको लगाने हैं, कोस ए कोस बी, इनके फॉर्मूले लगा के 2 कंपोनेंट बनाने हैं। जैसे अगर आपको साइन ए कोस बी का चाहिए तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए कोस बी इक्वल्स टू, और कुछ जो मैथमेटिकल फॉर्मूले हैं भाई ये याद कर लो, फिजिक्स पढ़ रहे हो आप, ठीक है ना। तो साइन ए कोस बी कितना होता है, साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी डिवाइडेड बाई 2। ये फॉर्मूला होता है साइन ए कोस बी का। ठीक है? तो देखो ऐसे ही आप इनके भी फॉर्मूले इजीली याद कर सकते हो, करो। तो आपको क्या करना है, जब ऐसा एक्सप्रेशन आ जाए, देखो जब मल्टीप्लाई में है साइन और कोस की टर्म, अगर एडिशन में होती है ऐसे कुछ ई नोट 1 प्लस ई नोट 2 तब तो कोई दिक्कत नहीं, दोनों टर्म अलग अलग हैं, जो बड़ा होगा वो फ्रीक्वेंसी यूज़ कर लोगे। लेकिन अगर ये मल्टीप्लाई में आ जाए ना 2 टर्म, तो क्या करना है, पहले ही ऐसे कंपोनेंट बनाने इसके अलग अलग, मतलब टर्म क्या करनी है, एडिशन या सब्सट्रैक्शन में होनी चाहिए, मल्टीप्लाई में नहीं होनी चाहिए। तो आप ऐसे बनाने के बाद
आप देखो दो फ्रीक्वेंसी आ जाएंगी, एक यहाँ से और एक यहाँ से। तो बेसिकली यहाँ से अगर कभी भी ऐसी टर्म आती हैं तो यहाँ से आपकी दो फ्रीक्वेंसी होंगी, कौन कौन सी, एक ओमेगा प्लस ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 और एक ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2। तो आपको सवाल में कौन सी यूज़ करनी है, ये वाली। मतलब ना आपको ओमेगा 1 यूज़ करना था ना ओमेगा 2, आपको कौन सा यूज़ करना है, ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2। ये मैं आपको डायरेक्ट बता दिया हूँ, वरना आप जैसे यहाँ पे कंपोनेंट बनाओगे तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो भी टर्म होगी ओमेगा 1t ओमेगा 2t, तो कितना आएगा ओमेगा 1t प्लस ओमेगा 2t। तो टी को माना जाएगा तो ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2, यहाँ पे कितना जाएगा ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2। तो मैक्सिमम जो चांस है जब मल्टीप्लाई में ऐसे आपको टर्म मिल जाए तो आप ऐसे फॉर्मूला नहीं भी लगाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तो, लेकिन ये फॉर्मूले याद होने चाहिए भाई। यहाँ ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे क्या कर लेना, दोनों फ्रीक्वेंसी निकालना और दोनों को ऐड कर लेना, वो फ्रीक्वेंसी यहाँ पे आपको सवाल में यूज़ करनी है। क्लियर है? चलो, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। कल अपन क्या करेंगे, क्वेश्चन सोल्व करेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के। इस लेक्चर को कंप्लीट देख लेना, कल डायरेक्ट अपन कहाँ से स्टार्ट करेंगे, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की प्रॉब्लम से स्टार्ट करेंगे। स्टे सेफ, टेक केयर।